हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट के एग्जाम के इकोनॉमिक्स एग्जाम के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करूंगी, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा जो फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी। तो आप में से कोई भी अगर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है या सेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ये आप लोगों के लिए ये पूरी सीरीज जो होगी, ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो आप चैनल को ज्वाइन करिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, इसको भी ज्वाइन करिए सो दैट आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। नाउ स्टार्ट करते हैं। पहले सिलेबस से बात करेंगे। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें, नेट के इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वहां पे ओवरऑल हमारे पास 10 यूनिट्स है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हमारे पास 10 यूनिट्स यहाँ पे है। अब ये जो 10 के 10 यूनिट्स हैं ये सारे लेंथी यूनिट्स है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आप लोग मोस्टली आप लोग जो कोर्स के साथ एसोसिएटेड होंगे, या तो आप लोग ग्रेजुएट होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या मास्टर्स कर रहे होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग ग्रेजुएशन में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो जो आप में से ग्रेजुएशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो साइमल्टेनियसली हम प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे नेट के लिए। तो मास्टर्स वालों के लिए तो साथ में ये एग्जाम की प्रिपरेशन करनी भी चाहिए। तो चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हैं, या आप लोग मास्टर्स कर भी चुके हैं और आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पे अगर हम ग्रेजुएशन वालों के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो ग्रेजुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपका भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स होता है, मास्टर्स में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स होता है। मैक्रो भी हम मास्टर्स में भी पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएशन में कुछ कॉलेजेस में नहीं है, बट मास्टर्स में स्टैटिस्टिक्स का अलग से पेपर आता है। इकोनोमेट्रिक्स हम मास्टर्स के अंदर बात करते हैं। फिर अगर हम बात करें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की, ये भी हम ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ते बट मास्टर्स में वी हैव मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन में भी है, मास्टर्स में भी है। पब्लिक इकोनॉमिक्स, ये जिसको हम पब्लिक फाइनेंस के नाम से जानते हैं, ये भी हमारा ग्रेजुएशन एज वेल एज मास्टर्स में हमें देखने को मिलता है। फिर हमारा मनी एंड बैंकिंग जो है ये भी ग्रेजुएशन और मास्टर्स में है। ग्रोथ और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ये भी ग्रेजुएशन में भी है और मास्टर्स में भी है। फिर हमारा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी है ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों में, और इंडियन इकोनॉमी भी दोनों पे है। तो मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं चाहे आप मास्टर्स कर रहे हैं, इट्स द राइट टाइम कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन इज हाई। तो आप लोग चाहे किसी भी जगह पे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है नेट के एग्जाम के लिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ जो भी क्लासेस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, जो रिसोर्स मटेरियल मैं आपको बोलूंगी कि ये पर्टिकुलर बुक आपको पढ़नी है, घर जाकर आपको पढ़ना है वो, ठीक है। आप जैसे अपने ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे अपने मास्टर्स के लिए पढ़ रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप लोग नेट की तैयारी करेंगे। अब जब हम ग्रेजुएशन वालों के लिए बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज बोल दूं, यहाँ पे आपका कंसर्न क्या होना चाहिए, एक तो हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, क्योंकि मास्टर्स के टाइम भी आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो आपका बेस बनाने का टाइम है, दिस इज द राइट टाइम जिसपे आप फोकस कर सकते हैं। अगर मैं मास्टर्स वालों की बात करूं तो मास्टर्स में आप लोग ऑलरेडी ये चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आप ना जो बुक रीडिंग है उसकी एक हैबिट डेवलप करनी है। बुक रीडिंग क्यों, बिकॉज अगर आप लोग देखेंगे नेट के एग्जाम्स में, तो नेट के एग्जाम में रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस जो है बहुत कम होती है। रेपिटेशन अगर आपको देखने को मिलती भी है तो बहुत रेयर केस होता है जिसमें क्वेश्चन एज सच उठा के डाल दिया। तो क्वेश्चन का रिपीट होने का चांस कम है। अगर आप लास्ट ईयर्स के कुछ पेपर देखेंगे, होते हैं रिपीट, इट्स नॉट कि रिपीट होता नहीं है, रेपिटेशन। लेकिन जब मैंने बोला कि रेपिटेशन कम है, इसका मतलब हम लोग चांस नहीं लेंगे कि हमारा पेपर ना निकले। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेजर फोकस क्या होगा, बुक रीडिंग पे। और क्लासेस आर इम्पोर्टेंट। मैं बार बार बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि क्लासेस क्यों इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जब भी कोई क्लास आती है वो आपको हेल्प करती है। जो चीज आपको 2 दिन लगेंगे पढ़ने के, वो वो कोर्स में वही लेक्चर आपको हेल्प करता है कि आप 1 से 2 घंटे में वो चीज समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक तो टाइम बचता है, दूसरा जब आप किसी को सुन रहे हो क्लासेस के अंदर तो आप लोगों के लिए एक
एक बेटर वे हो जाता है कि अब आपको जब एग्जाम में बैठोगे कहीं ना कहीं से तो चीजें स्ट्राइक होती हैं। और दूसरा, जब हम कोर्स करेंगे तो यहाँ पे जब भी मैं आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास लूंगी, तो ऑब्जेक्टिव क्लासेस में आपको समझ आएगा, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोगों के लिए ना ही क्लासेस में बैठना इंपॉर्टेंट होता है और ना ही हमारा फाइनल एग्जाम में क्लियर होने का उतना ज्यादा अच्छा चांस रहता है। तो जिस तरीके से आपको क्लासेस के अंदर बताया जाएगा, आपको सेम तरीका अपनाना है, सेम चीजों के हिसाब से करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो नेट के सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, हम मास्टर्स में भी पढ़ते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं और फर्स्ट यूनिट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सिलेबस आपको इतना सा दिख रहा है। लेकिन ये जो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, इतना लेंथी सिलेबस। तो काफी टाइम हम क्या करते हैं, इसके लिए जो बुक भी रेफर की जाती है दैट इज एच एल आहूजा। हम लोग काफी टाइम क्या करते हैं, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठते हैं, स्टार्टिंग में तो हम अपनी पेज पे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एच एल आहूजा से माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम खत्म नहीं होती। तो उसके लिए क्लासेस में आना रेगुलर है, और जहां पे मैं आपको बोलूंगी कि भाई ये चीज जाकर आप पढ़िए, प्लीज रीड करिए। ठीक है, शॉर्टकट्स मत लेना। अगर आपके पास टाइम नहीं है देन गो फॉर शॉर्टकट्स, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी आपको कि शॉर्टकट्स की तरफ चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, जब हम नेट के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो हमारा एक बेसिक लेवल तैयार हो रहा होता है। अगर आप अच्छे से नेट के एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो इन फ्यूचर जब हमारे पास इकोनॉमिक्स के साथ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो हम उसमें भी बैठने के काबिल हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आप लोगों में से कुछ लोग जो तैयारी भी कर रहे होंगे, तो आपको पता है, अगर मैं आईएएस के एग्जाम के बारे में बात करूं, आरबीआई का एग्जाम होता है, नबार्ड का एग्जाम होता है, नंबर ऑफ एग्जाम्स होते हैं जिसमें हम इकोनॉमिक्स के साथ अपेयर करते हैं। तो वहां पे हमें वापस यही चीजें पढ़नी है। अगर हमारा बेसिक क्लियर है, ठीक है, क्योंकि नेट के एग्जाम सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स। तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए, इसको एक तो एग्जाम की तैयारी करिए, दूसरा आप अपना बाकी एग्जाम्स के लिए आप अपना फाउंडेशन कोर्स समझिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लटर मस्ती नहीं करनी, डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। तो आप लोग क्या करेंगे, लेक्चर्स अटेंड करेंगे। आफ्टर वॉचिंग लेक्चर आपको क्या करना है, आपको एच एल आहूजा में जो मैं आपको बोलूंगी कि ये चीज रीड करिए एच एल आहूजा से, जाकर आपको रीड करनी है, क्योंकि छोटी छोटी बहुत चीजें आपको मिलेंगी जो हम क्लासेस में शायद नहीं कवर कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम क्लासेस में हर चीज बुक की लिखी हुई कवर नहीं होती है। तो आपको एच एल आहूजा पढ़नी है, प्लस नेट की कोई भी बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, नेट इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक आप अपने पास टेबल पे रखिए, सो दैट आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ऐसे रैंडम नहीं करनी, टॉपिक वाइज करेंगे। जब मैं आपको बोलूंगी कि ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रैक्टिस करके आइए, तो आप वो प्रैक्टिस करके आइए। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे जब हम थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं लेट से, तो थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में भी हमें नंबर ऑफ टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं अलग अलग, जैसे डिमांड से स्टार्ट करेंगे, हम डिमांड से फिर करते करते हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे एंड सो ऑन, नंबर ऑफ टॉपिक्स आएंगे। तो अगर आपको उस समय कंफ्यूजन हो रहा है कि पेपर में तो सिर्फ सिलेबस में तो सिर्फ थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लिखा है, ये टॉपिक्स मैम क्यों पढ़ा रही है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। जस्ट गो एंड रीड द इंडेक्स ऑफ एच एल आहूजा। एच एल आहूजा का इंडेक्स देखिए, और जब आप एच एल आहूजा का इंडेक्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमें किस क्रोनोलॉजी में पढ़ना है। जो टॉपिक स्किप करने होंगे मैं वहां से स्किप कर दूंगी, लेकिन आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं क्लास में। ठीक है, और मैं आप लोगों को जो प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूंगी उसका आप पूरा बेनिफिट उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट है, आप आराम से उस प्लेलिस्ट को देखिए। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स हम ऐसे कवर करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हमारा खत्म हो जाएगा देन हम मैक्रो, देन हम स्टैटिस्टिक्स वगैरह बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम वो वन बाय वन कवर करेंगे। पहले मैं आपके साथ वो सब्जेक्ट्स कवर करूंगी जो हमारे ग्रेजुएशन पे और मास्टर्स में कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ताकि आप लोगों के लिए भी बर्डन ना क्रिएट हो और पढ़ाने में भी मजा आए। क्लियर यहाँ तक? तो मैक्रो वगैरह का जो सिलेबस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं स्टार्ट करूंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स से, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही आपको बताऊंगी।
अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने आ रहे हैं अलग अलग सालों में, 2019 से लेकर 2024 का ये आप लोगों के साथ मैंने डेटा शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं और हम लोगों को किस टॉपिक को कैसे देखना है। लेकिन उससे पहले हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि जब भी हम नेट के एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो ये कौन कंडक्ट करता है? यूजीसी एनटीए, ये एजेंसी है जो नेट का एग्जाम कंडक्ट करती है। तो जब नेट के एग्जाम के बारे में बात करते हैं, ये साल में 2 बार होता है, ट्वाइस अ ईयर होता है। और यहाँ पे हमें बेसिक क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? हमारे पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 55%। ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। तो आप में से जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते, थोड़ा सा अपने आप को टाइट करिए, पढ़ने की तैयारी करिए, ताकि आपके मास्टर्स में भी 55% से ऊपर मार्क्स आए। और आपको 55% को टारगेट नहीं करना, आपको इससे ज्यादा टारगेट करना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ 55 में पहुंचते पहुंचते रह जाए। तो मोर देन 55 हमारा टारगेट होना चाहिए। अब यहाँ पे एज के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब नेट के एग्जाम दिया जाता है तो नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप लोग एपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे जेआरएफ फेलोशिप मिल जाती है और यहाँ पे पीएचडी के बारे में भी बात होती है। डायरेक्ट आपको पीएचडी एंट्री के लिए भी नेट का पेपर होता है। जब हम नेट के पेपर के बारे में बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपको जॉब नहीं मिल रही, बट नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एपी पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर कोई पोस्ट आती है फ्यूचर में और आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है, तो नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। तो हमारे लिए एपी और पीएचडी वाले के लिए तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, बट जेआरएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए क्या है, 30 ईयर्स है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स है। रिलैक्सेशन मिलती है, फीमेल को मिलती है, एससी को मिलती है, एसटी को मिलती है। अब यहाँ पे एपी और पीएचडी के लिए कोई भी बार नहीं है, कोई भी ऊपर वो नहीं है कि आपका एज इतनी होनी चाहिए। आप अनलिमिटेड टाइम के लिए ये पेपर दे सकते हैं। अगर अब यहाँ पे हम पेपर के बारे में बात करें तो पेपर हमारा पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। पेपर 1 हमारे पास जो है ये सबका कॉमन पेपर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द जनरल एप्टीट्यूड पेपर। जनरल एप्टीट्यूड पेपर, यहाँ पे आपके पास 15 क्वेश्चंस होते हैं। और पेपर 2 जिस सब्जेक्ट को आपने चूज किया है उसका पेपर होगा। जैसे हम इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, जिसमें हमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हमें यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन टोटल हमारे पास क्या हो गया? अगर इन टोटल हम देखें, हमारे पास 150 क्वेश्चंस हो गए और हर क्वेश्चन का कितना है, 2 मार्क्स है। तो 50 × 2 100। और यहाँ पे भी हमारे पास कितने हो गए, 100 × 2 200। तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल मार्क्स वी हैव 300 मार्क्स। तो नेट का जो पेपर है वो 300 मार्क्स का पेपर है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। अब जब हम नेट के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं तो आपको पेपर 2 कवर करवाऊंगी, दैट इज द इकोनॉमिक्स वाला पेपर। लेकिन पेपर 1 इज इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप लोग जब पेपर में बैठेंगे तो आपके ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो मैटर करने वाले हैं। 200 + 100 दैट इज 300 मार्क्स। अब कैसे मैटर करेंगे, एक बार मैं आपको कट ऑफ भी दिखा देती हूँ। अगर आप ये 2023 वाला कट ऑफ देखेंगे तो 2023 में जो हमारा अनरिजर्व दैट इज द जनरल कैटेगरी, उसका जो कट ऑफ था वो कितना था, 154। अगर आपके 300 में से 154 मार्क्स हैं तो आप लोग क्या करेंगे, आप क्वालिफाई करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जेआरएफ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन और यहाँ पे कितने लोगों ने क्लियर किया, 499 ने क्लियर किया। तो अगर आप के 154 से कम नंबर होते तो आप क्लियर नहीं करते। लाइक वाइज अगर हम जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए, जो जेआरएफ को मेन लेते हैं, तो वहां पे जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कितने हैं, 180 मार्क्स हैं। और नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने क्लियर किया जेआरएफ दैट आर 45। तो आप लोग देखिए ऑल ओवर इंडिया पेपर हो रहा है
ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 45 स्टूडेंट थे जिनको जेआरएफ मिला। 2023 के बारे में बात कर रही हूँ, ओपन मैरिट वालों की। लाइक वाइज अगर आप बाकी कैटेगरीज के लिए देखेंगे, जैसे ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, उसका जो कट ऑफ था वो 138 था। और टोटल कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया अंडर ओबीसी कैटेगरी वो कितने थे? 435। जेआरएफ कितनों को मिला? 34 कैंडिडेट्स को। लेकिन उनका स्कोर कितना था? 162 स्कोर था। क्लियर? तो इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में आप देख रहे हैं कि 300 में से हमें कितने मार्क्स लेने चाहिए। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट आपका 154 नहीं होना चाहिए, टारगेट आपका होना चाहिए 190। अगर आप 180 को देखेंगे तो टारगेट आप जेआरएफ के लिए सेट करिए। ऑल दो काफी लोग आप में से होंगे जो इस समय पीएचडी नहीं करना चाहते, बट इन फ्यूचर अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, आप पीएचडी में एनरोल भी हो जाओ, और जेआरएफ अगर आपको मिल रहा है तो उसमें तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो आपका आपका मोटो क्या होना चाहिए? हमें प्रिपेयर करना है फॉर जेआरएफ, हमें नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना, हमें नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करना है। अब यहाँ इसी के तरीके से मैं आपको 2024 वाला कट ऑफ भी दिखाती हूँ। 2024 में पीएचडी ओनली का एक अलग क्राइटेरिया आ गया था कि अगर आप सिर्फ पीएचडी में एनरोल होना चाहते हो, एपी के लिए ये आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। आप सिर्फ 2024 में, 2024 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे क्या है, 300 में से आप जेआरएफ का देखिए, जेआरएफ का कट ऑफ कितना बढ़ गया, 210 हो गया। अब आप देखिए, अगर आप 2024 वाला कट ऑफ देख रहे हैं तो 2024 में 300 में से कितना होना चाहिए? 210 कट ऑफ हो गया। इसका मतलब पहले 2023 के बेसिस में अगर हम 190 भी सोच के चल रहे हैं तो भी हमारा जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता जून 2024 के पेपर में। ये मैंने साइट से निकाला है कट ऑफ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एम हाई, अगर आप इस पेपर में आना चाहते हैं तो अपना एम हाई रखिए। और जिन लोगों का पहले जेआरएफ हुआ था, अब वो कहाँ पे आ गए? 182 वाले का पहले जेआरएफ हुआ 2023 में, इन लोगों का जेआरएफ हुआ था 180। ठीक है, इनफैक्ट जेआरएफ का कट ऑफ कम था पहले। अब क्या हो गया? अब ये लोग कहाँ पे आ रहे हैं? ये लोग सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि विद इन 1 ईयर क्या हुआ, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो हमें क्या करना है? अगर इस समय 300 में से 210 आए तो हमारा एम होना चाहिए कि हम जितना मैक्सिमम स्कोर कर सके उतना स्कोर करें। तो बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये जो है ये वाला, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी अगर आपको शेयर करना होगा, अगर आपको चाहिए होगी ये वाला जो कट ऑफ वाला मार्क इमेज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है, कट ऑफ हाई हो रहा है। अगर कट ऑफ हाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमें मेहनत भी उतनी ज्यादा करनी है, और अगर मेहनत ज्यादा करनी है, आप लोग चाहते हैं आपका ये पेपर क्वालिफाई हो, तो प्लीज शॉर्टकट्स की तरफ मत जाइए। क्लियर? तो बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप देख सकते हैं वन बाय वन। अब यहाँ पे हम लोगों को जो स्टार्ट करना है, हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। मैंने आपको क्या बोला कि नेट के एग्जाम में जो ओवरऑल क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में, कितने क्वेश्चंस मिलेंगे हमें? 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। और हमारा जो फर्स्ट यूनिट था दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें रफली 15 टू 16 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर साल। अगर आप 2019 में देखेंगे, 2 3 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिले। और साइमल्टेनियसली अगर मैं लास्ट वाले में देखूं, 16 क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे देखने को मिले 2024 में। ठीक है, तो नियर अबाउट हमारे पास 15-16 क्वेश्चन का रफ वेटेज रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो समवेयर इतना ही रहेगा, 14 15 16 17 ऐसा ही रफ आता है। तो अगर 16 क्वेश्चंस को मैं देखूं, 16 क्वेश्चंस को मैं कैसे देखूंगी? 16 क्वेश्चंस को मैं देखूंगी 100 में से 16 क्वेश्चंस। इसका मतलब मेरा 16% जो पेपर है वो कहाँ से आ रहा है? 16% मेरा पेपर कहाँ से आ रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से। इसका मतलब अगर 16% का मेरा पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स से आ रहा है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैं स्किप नहीं कर सकती। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा वेटेज कहाँ से आ रही है।
अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लोगों को दिख रहा है 2024 में थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से 5 क्वेश्चंस आए, ठीक है। 2024 में देखते हैं, पहले 5, फिर थियरी ऑफ प्रोडक्शन से 4 आए। इसका मतलब मुझे सबसे पहले सबसे अच्छी तरह क्या करना चाहिए, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर करना चाहिए, फिर थियरी ऑफ प्रोडक्शन करना चाहिए, देन गेम थियरी करना चाहिए, देन मार्केट स्ट्रक्चर करना चाहिए, और फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स करना चाहिए। इसी तरीके का मुझे 2024 में पैटर्न देखने को मिला। लेकिन 2024 चाहे मेरा 2024 का चाहे मेरा दिसंबर वाला पेपर था चाहे जून वाला पेपर था, रफली मुझे यही चीज देखने को मिली। लेकिन अगर हम 2024 की जगह 2023 वाला पेपर देखें, 2023 में आपको ये देखने को मिलेगा कि थियरी ऑफ प्रोडक्शन पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। फिर हम लोगों ने थियरी ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमारा एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा मोटा जो ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम में हम ये भी नहीं बोल सकते कि आप थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ही करके चाहिए, क्योंकि अगर आप 2024 में देखिए तो 9 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। अगर आप बाकी स्किप करेंगे तो 2024 में आप 7 क्वेश्चन गलत करके आते हैं। 2024 में 5 3 8, यहाँ पे भी सिर्फ 8 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। 2023 में अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो 10 क्वेश्चन निकलते हैं, विच इज प्रिटी गुड। फिर 2021 में सिर्फ 5 क्वेश्चन निकलते, और 2021 में हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, 3 2 5 7 9 क्वेश्चंस थे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट 2 यूनिट्स को बहुत अच्छे से करना है। लेकिन इट डजेंट मीन कि हम लोग थियरी और बाकी सारे टॉपिक स्किप करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, 1 2 4 5 5 और वेलफेयर इकोनॉमिक्स वाला ये चीजें पहले अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, उसके साइमल्टेनियसली हमें बाकियों को भी करना है। और बाकियों में हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया कौन कौन से चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये चैप्टर्स आपको क्या करने हैं, ये चैप्टर्स आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो कल से मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। और मैंने अभी आपको बोल दिया थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, और आपको किस क्रोनोलॉजी को फॉलो करना है, एच एल आहूजा का इंडेक्स आपको फॉलो करना है। क्लियर। जहां पे मुझे लगेगा कोई और बुक पढ़ने की जरूरत है, जैसे गेम थियरी के लिए अगर हल्वेरियन पढ़ने की जरूरत होगी, तो जितना पढ़ना होगा मैं आपको क्लास में बताऊंगी, उतना आप रेफर करिए जाकर। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है किसी भी कोर्स को टेस्ट करने की, आपको क्लास पढ़नी है, आपको उसके बाद जो रेफरेंस बताया जाता है वो पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए क्वेश्चंस। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 10 में से अगर आपके 7 क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं, देन वो जो कोर्स है आप उसमें बैठ रहे हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो कल से स्टार्ट करेंगे, और साथ में जब आप कोर्स में बैठ रहे हैं, ठीक है, पेन और नोटबुक सबकी टेबल में होनी चाहिए, और वीडियो को लाइक भी करना है आप लोगों को, सो दैट हम लोगों का म्यूचुअल बेनिफिट हो सके। पेन और नोटबुक जो है आप लोग लेकर बैठिए, प्लीज क्लास को ऐसे सुनने के लिए मत बैठिए, ठीक है। यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रही है, आप लोगों को बैठना है। आपको आपके पास जितना भी पेन और नोटबुक लेकर जितना भी आप लिख रहे हैं, आप लोग रिवाइज उसी से करेंगे, सो दैट एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोग को बुक से भी मिलेगा, तो टॉपिक के बाद ऐड कर लीजिए। आपके फुल फ्लेज नोट्स भी क्लास के अंदर तैयार होने चाहिए। क्लियर। तो कल मिलूंगी आप लोगों के साथ फर्स्ट लेक्चर के साथ, सॉरी कल नहीं, मंडे को मिलेंगे हम फर्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।